आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 6, जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस पाठ में से अब की बार 2023 में बोर्ड की परीक्षा में कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 5। 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान वाले, एक प्रश्न होगा अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का, एक प्रश्न होगा लघुत्तरात्मक 2 अंक का और एक प्रश्न होगा दीर्घ लघुत्तरात्मक 3 अंक का। तो इस प्रकार इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, एक खुली अर्थव्यवस्था में किस संबंध में चयन का विस्तार होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला दे रखा है घरेलू एवं विदेशी वस्तु के चयन संबंध में चयन, दूसरा निवेश के संबंध में चयन, तीसरा रोजगार के संबंध में चयन और दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा सवाल है कि विभिन्न मुद्राओं के बीच विनिमय दर में परिवर्तन नहीं आता, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्थिर विनिमय दर। तीसरा सवाल है कि वास्तविक विनिमय दर ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा EPF/P। चौथा सवाल है, जिस प्रणाली द्वारा विभिन्न देश अपने व्यापारिक दायित्वों का निपटारा करते हैं। इसका आंसर होगा विदेशी विनिमय प्रणाली के द्वारा। पांचवा सवाल है, जिस विनिमय दर का निर्धारण बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा तिरछी विनिमय दर। छठवां सवाल है, यदि सरकार हस्तक्षेप न करे तो विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर होगा मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। सातवां सवाल है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो इसका आंसर होगा 1/1 - C + M। आठवां सवाल है कि भुगतान संतुलन के वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात से संबंधित खाते को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा व्यापार खाता। नौवां सवाल है कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की दशा में विनिमय दर निर्धारण का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्रय शक्ति समता विद्यमान सिद्धांत। 10वां सवाल है कि जब किसी देश की कुल प्राप्तियों तथा कुल देनदारियों बराबर होती है तो भुगतान संतुलन होता है। इसका आंसर होगा असंतुलित। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है महत्वपूर्ण उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारतीय रुपए में 50 से गिरकर 48 हो जाती है। तो इस भारतीय रुपए का खालिस्तान कहा जाएगा। तो इसका आंसर होगा पुनः मूल्यांकन। दूसरा सवाल है, खालिस्तान अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर्व्यवहार करती है। तो इसका आंसर होगा खुली अर्थव्यवस्था। तीसरा है, रिक्त स्थान खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों का दर्ज करता है। तो इसमें आएगा पूंजी। चौथा सवाल है, वस्तुओं के निर्यातों एवं आयातों के बीच मूल्य के बीच का अंतर रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसका आंसर होगा व्यापार शेष। अगला सवाल है पांचवा, सेवाओं का व्यापार रिक्त स्थान व्यापार कहलाता है, अदृश्य व्यापार। छठवां सवाल है, वस्तुओं का व्यापार रिक्त स्थान व्यापार कहलाता है, दृश्य व्यापार। सातवां सवाल है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन वर्ष रिक्त स्थान में किया गया। तो इसका आंसर होगा 1994। आठवां सवाल है कि विदेशी विनिमय का मांग वक्र नीचे की ओर रिक्त वाला वक्र होता है। तो इसका आंसर होगा ढाल। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो रिक्त स्थान वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 1 नंबर के पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है इस पाठ में। तो पहला दे रखा है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका आंसर होगा
वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य किसी राष्ट्र से कोई व्यापार या परिसंपत्तियों का लेन देन नहीं होता बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होते वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा है व्यापार आधिक्य क्या है? तो इसका आंसर होगा जब विदेशी व्यापार में निर्यात आयातों की अपेक्षा अधिक हो तो वह व्यापार आधिक्य कहलाता है। तीसरा सवाल है कि अदायगी संतुलन या भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा यह निश्चित समय में एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किए गए समस्त लेन देनों का लिखित विवरण होता है। भुगतान संतुलन या अदायगी संतुलन कहलाता है। चौथा सवाल है जब दो देशों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विदेशी व्यापार। पांचवा सवाल है कि अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सरकार द्वारा अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्य को जानबूझकर कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। छठवां सवाल है अवमूल्यन की सफलता के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो इसका आंसर होगा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विदेशी मांग अत्यधिक लोचदार हो। सातवां सवाल है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसका आंसर होगा सन 1944 में। आठवां सवाल है खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। नौवां सवाल है कि विनिमय दर का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा कि वह दर जिसके आधार पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है विनिमय दर कहलाती है। 10वां सवाल है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वह प्रणाली जिसमें विनिमय दर का निर्धारण केंद्रीय बैंक या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहलाती है। 11वां सवाल है खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था में एक अंतर बताइए। तो इसका आंसर होगा कि खुली अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध पाए जाते हैं जबकि बंद अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं पाए जाते। 12वां सवाल है कि मुद्रा मूल्य वृद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा मूल्य वृद्धि का अर्थ मुद्रा के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि से लगाया जाता है। 13वां सवाल है कि व्यापार की शर्तों से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा वह दर जिस पर देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं के से होता है व्यापार शर्तें कहलाती है। अगला सवाल है 14वां कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में रुपए के मूल्य में वृद्धि हो जाने का विदेशी बाजार में मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा विदेशी बाजारों में हमारी वस्तुओं की मांग में कमी आ जाएगी। 15वां सवाल है कि सेवाओं का व्यापार किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो सेवाओं का व्यापार अदृश्य व्यापार कहलाता है। 16वां सवाल है कि व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा व्यापार संतुलन में केवल आयातों एवं निर्यातों को शामिल किया जाता है जबकि भुगतान संतुलन में सभी आर्थिक लेन देन को शामिल किया जाता है। अगला सवाल है 17वां कि विनिमय दर की परिभाषा दे या विदेशी विनिमय दर से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा विनिमय दर या विदेशी विनिमय दर से हमारा अभिप्राय उस दर से है जिसके आधार पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है विदेशी विनिमय दर कहलाती है। 18वां सवाल है कि यदि एक देश के आयात 280 करोड़ एवं निर्यात 380 करोड़ हो तो आधिक्य क्या होगा? तो इसका आंसर है व्यापार शेष का आधिक्य बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। तो 380 में से 280 घट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 100 करोड़ रुपए। तो आंसर होगा 100 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार हमने जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि परीक्षा में 1 नंबर के पूछे जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है।
अब हम बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इनके बारे में हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि विदेशी व्यापार आधिक्य एवं व्यापार घाटे में अंतर समझाइए। तो इसका आंसर होगा, जब देश के निर्यात आयातों के से अधिक हो तब यह व्यापार आधिक्य कहलाता है, जबकि निर्यात आयातों की अपेक्षा कम होने पर यह व्यापार घाटा कहलाता है। यानी निर्यात ज़्यादा है आयात की तुलना में तो व्यापार आधिक्य, और निर्यात कम है आयात की तुलना में तो वह व्यापार घाटा कहलाता है। दूसरा सवाल है कि विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ समझाइए। इस बाजार के कोई 2 प्रतिभागियों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, वह बाजार जहां राष्ट्रीय करेंसियों का एक दूसरे के लिए व्यापार होता है विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। और इसके प्रमुख प्रतिभागी है व्यावसायिक बैंक तथा मुद्रा प्राधिकारी। तीसरा सवाल है कि आयात निर्यात का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होगा, एक देश द्वारा अन्य देश से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदना आयात कहलाता है एवं अन्य देशों को वस्तुएं और सेवाएं बेचना निर्यात कहलाता है। अगला सवाल है चौथा नंबर का, विनिमय दर को प्रभावित करने वाली कोई 2 तत्व बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला सट्टेबाजी, दूसरा ब्याज की दरें। अगला सवाल है कि विदेशी विनिमय बाजार के तीव्र विकास के कोई 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और दूसरा कारण है विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाना। अगला सवाल है छठवां कि बैंक दर में परिवर्तन होने पर विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा, बैंक दर ऊंची होने पर विनिमय दर पक्ष में हो जाती है, जबकि बैंक दर नीचे होने पर विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है। सातवां सवाल है कि विदेशी विनिमय दर की किन्हीं 2 प्रणालियों के नाम लिखिए। तो इसका पहला होगा नम्य विनिमय दर प्रणाली और दूसरा होगा स्थिर विनिमय दर प्रणाली। अगला सवाल है, अदायगी संतुलन खाते के कोई 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसमें होगा पहला चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। अगला सवाल है कि व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो 2 अंतर बताने हैं हमें। पहला अंतर है, भुगतान शेष एक व्यापक धारणा है जबकि व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है। दूसरा अंतर, भुगतान संतुलन में व्यापार शेष भी शामिल होता है। तीसरा अंतर है कि भुगतान शेष में दृश्य एवं अदृश्य मदों सभी मदों को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ही शामिल किया जाता है। अगला सवाल है कि 2 विदेशी व्यापार के अवरोधकों के नाम बताइए। तो इसमें पहला होता है टेरिफिक व्यापारिक दर और दूसरा होता है कोटा। अगला सवाल है 10वां कि निर्यात बढ़ाने के कोई 2 उपाय बताइए। तो इसमें आंसर होगा, पहला उपाय है उत्पादन लागतें कम की जाए और दूसरा है उत्पादन की किस्म सुधारी जाए। अगला सवाल है 11वां कि चालू खाते के किन्हीं 2 मदों के नाम लिखिए। तो पहला है वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात निर्यात और दूसरा है अंतरण अदायगी। अगला सवाल है 12वां, विदेशी व्यापार बाजार के तीव्र विकास के 2 कारण लिखिए। तो इसका आंसर होगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना और दूसरा है विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। 13वां सवाल है कि यदि एक देश का आयात 280 करोड़ और निर्यात 320 करोड़ है तो आधिक्य कितना होगा। तो इसका आंसर होगा कि व्यापार शेष का आधिक्य बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। तो 320 में से 280 करोड़ घट जाएंगे तो शेष बचेगा 40 करोड़ रुपए। तो आंसर आएगा 40 करोड़ रुपए। 14वां सवाल है अगला कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, सन 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राज्य मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हुई। इस सम्मेलन में मुद्रा की परिवर्तनीयता की द्विस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई, जिसके केंद्र में डॉलर को रखा गया। तो यही ब्रिटेन वुड्स प्रणाली थी। 15वां सवाल है कि एक देश के व्यापार शेष की बचत 800 करोड़ रुपए है। यदि आयातों का मूल्य
9,000 करोड़ रुपए है तो निर्यातों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। व्यापार शेष है 800 बराबर निर्यात माइनस 9,000, तो निर्यात बराबर होगा 800 प्लस 9,000 बराबर 9,800 करोड़ रुपए। अगला सवाल है आधिकारिक आरक्षित निधि का लेन देन क्या है। तो इसका आंसर होगा आधिकारिक आरक्षित निधि लेन देन में विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा का विक्रय तथा अपने विदेशी विनिमय परिवर्तन करना शामिल है। 17वां सवाल है खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। तो इसका सिंपल आंसर है सिंपल, जब एक देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होते हैं तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब एक देश के दूसरे देश के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होते तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला सवाल है 18वां कि चालू खाता और पूंजी खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि चालू खाता भुगतान संतुलन का वह खाता है जिसमें वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाओं और अंतरण अदायगी का विवरण दर्ज होता है, जबकि पूंजी खाते में परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंद पत्र आदि के सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय का विवरण होता है। 19वां सवाल एक न्यूमेरिकल सवाल है जहां C बराबर दे रखा है 0.8 और M बराबर दे रखा है 0.4 हो तो खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का सूत्र होता है गुणक बराबर होता है 1/1 माइनस C प्लस M। तो जहाँ हम C और M का मान रखेंगे तो आंसर आएगा 1.67 सोल्व करेंगे तो। अगला सवाल है 20वां कि एक देश का व्यापार शेष प्लस 75 करोड़ रुपए है, वस्तुओं का आयात मूल्य 100 करोड़ रुपए, तो वस्तुओं का निर्यात मूल्य क्या होगा। तो व्यापार शेष बराबर होता है निर्यातों का मूल्य माइनस आयातों का मूल्य। तो शेष दे रखा है व्यापार शेष 75, तो निर्यातों का मूल्य माइनस 100, तो निर्यातों का मूल्य हो जाएगा 100 करोड़ प्लस 75 करोड़ बराबर 175 करोड़ रुपए। 21वां सवाल है कि प्रतिबंधित तिरछी प्रणाली को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि प्रतिबंधित तिरछी प्रणाली में विनिमय दर में परिवर्तन पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होता। इस प्रणाली को मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा देश के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर प्रतिबंधित किया जाता है। कठिनाइयों से बचने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो ये होती है प्रतिबंधित तिरछी प्रणाली। अगला सवाल है 22वां कि संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले हम जानते हैं संतुलित व्यापार शेष। तो संतुलित व्यापार शेष क्या होता है वो जानेंगे। एक देश के केवल दृश्य मध्य के कुल निर्यात तथा कुल आयात के मूल्य के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं, जबकि चालू खाता संतुलन होता है भुगतान शेष का चालू खाता अल्पकालीन वास्तविक सौदों को दर्शाता है। व्यापार शेष में यदि हम उद्देश्य मध्य सेवाएं तथा शुद्ध अंतरण जोड़ दे तो हमें चालू खाता शेष प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है पूंजी खाते के किन्हीं दो मदों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहली मद है विदेशी निवेश और दूसरी है विदेशी ऋण। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएंगे, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं इस पाठ के दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न जो कि बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है अदायगी संतुलन एवं व्यापार संतुलन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा अदायगी संतुलन। यह किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों का लेख होता है, जबकि व्यापार संतुलन यह किसी देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर होता है। दूसरा सवाल है जब m बराबर 60 प्लस 0.064 y हो तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी। अगर y बराबर 100 करोड़ हो तो m ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आयात की सीमांत प्रवृत्ति दे रखी है m बराबर 60 प्लस 0.064 y, तो डेल्टा m अपॉन डेल्टा y बराबर है 0.064
06। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66 करोड़ रुपये। तीसरा सवाल है कि नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर के निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, या नम्य विनिमय दर प्रणाली को संक्षेप में समझाइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर जानते हैं कि नम्य विनिमय दर प्रणाली या तिरछी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। जहाँ पर आपस में एक दूसरे को काटती है, वहीं पर विनिमय दर निर्धारण होता है। एक रेखा चित्र दे रखा है। ओ अक्ष पर विदेशी मुद्रा की राशि और ओ वाई पर विनिमय दर दे रखी है, जहाँ पर मांग वक्र डी है और एस पूर्ति वक्र है, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं ई बिंदु पर, वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। अगला सवाल है, खुली अर्थव्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है? ऐसी कोई दो प्रकार बताइए जिनमें खुली अर्थव्यवस्था आपके चयन का विस्तार करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं, सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है, वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक खुली अर्थव्यवस्था द्वारा घरेलू तथा विदेशी वस्तुओं के मध्य चयन का अवसर मिलता है। दूसरा है, निवेशकों को घरेलू व विदेशी परिसंपत्तियों के मध्य चयन का अवसर मिलता है। अगला सवाल है कि खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका अंतर जानते हैं। तो पहला अंतर दे रखा है कि खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के से आर्थिक संबंध होता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। दूसरा अंतर है कि खुली अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं अधिक होती है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं कम होती है। तीसरा अंतर है कि इसमें घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर हो सकता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय समान होती है। चौथा अंतर है कि आजकल अधिकांश अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है, जबकि आधुनिक युग में बंद अर्थव्यवस्था देखने को नहीं आती। और पांचवा अंतर है कि इस अर्थव्यवस्था पर अन्य देशों की आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था पर अन्य देशों की आर्थिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हमने बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के अंतर जाने हैं। छठवां सवाल है हमारा कि भुगतान संतुलन के चालू खाते तथा पूंजी खाते के चार मदे लिखिए। तो हमें चालू खाता और पूंजी खाते की कुछ मदे लिखनी है, चार। तो चालू खाते की मदे है, पहली मद है वस्तुओं का आयात निर्यात, दूसरा है सेवाओं का आयात निर्यात, तीसरा है निजी अंतरण और चौथा है पूंजीगत लेन देन। और पूंजी खाते की मद है, पहला है विदेशी निवेश, दूसरा है विदेशी सहायता, तीसरा है विदेशी ऋण और चौथा है पूंजीगत लेन देन। तो इस प्रकार हमने चालू खाता और पूंजी खाते की मदे जानी। अगला सवाल है कि अवमूल्यन व मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी बोर्ड की परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवमूल्यन जानते सबसे पहले क्या होता है। अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजन के अनुसार विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी है। यह उस स्थिति में होता है जब विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा नहीं होता, परंतु विभिन्न देशों की सरकारें द्वारा निश्चित किया जाता है, अवमूल्यन कहलाता है। तो कहने का मतलब है सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी करेंसी का मूल्य कम कर लेती है, वह अवमूल्यन कहलाता है। जबकि मूल्यह्रास विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में आने वाली कमी, यह उस स्थिति में होता है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा होता है। अगला सवाल एक न्यूमेरिकल सवाल दे रखा है कि माना कि C बराबर 100 प्लस 0.75 YD, I दे रखा है 500, G दे रखा है 750 कर आय का 20% है, अक्स दे रखा है 150, M दे रखा है 100 प्लस
0.2 y हो तो संतुलित आय, घाटा आदि के व्यापार आधिक्य की गणना कीजिए। तो संतुलित आय का सूत्र होता है C बराबर C कोष्टक y माइनस टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वाई। तो हम ये सभी मान रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कर आ जाएगा। तो ऐसे हल करते जाएंगे तो कि व्यापार अतः गुणात्मक NX व्यापार घाटे को बता रहा है। और इस पाठ का जो अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा कि खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा होता है। तो इसे हम गुणक प्रक्रम द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वायत्त व्यय में परिवर्तन और सरकारी व्यय में परिवर्तन का आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव और उपभोग पर प्रेरित प्रभाव पड़ेगा, जिससे वह पुनः आय प्रभावित होगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के शून्य से अधिक होने पर उपभोग पर प्रेरित प्रभाव के अनुपात से विदेशी वस्तुओं की मांग का सूचक होगा, न कि घरेलू वस्तुओं की। अतः घरेलू वस्तुओं की मांग तथा घरेलू आय पर प्रेरित प्रभाव कम होगा। आय के प्रति इकाई आयात में वृद्धि से गुणक प्रक्रिया के प्रत्येक चक्कर में घरेलू आय के वर्तुल प्रवाह से एक अतिरिक्त लीकेज होता है तथा स्वायत्त व्यय गुणक के मूल्य में कमी होती है। अतः संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति शून्य से अधिक होती है, इसलिए खुली अर्थव्यवस्था में हमें छोटा गुणक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने जो समष्टि अर्थशास्त्र का 6वां पाठ है जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था, इस पाठ के जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और दीर्घ लघुतरात्मक के बारे में हमने जाना है, जो कि बोर्ड की परीक्षा से महत्वपूर्ण है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।